नमस्कार। एक सवाल जो सबके मन में आता है, आखिर 34 साल बाद भारत को अपनी शिक्षा नीति में इतने बड़े, इतने क्रांतिकारी बदलाव की जरूरत क्यों पड़ गई? तो आज हम इसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के हर पहलू को बहुत गहराई से समझने वाले हैं। ये एक ऐसा टॉपिक है जो यूपीएससी, बीपीएससी और दूसरी सिविल सेवा परीक्षाओं के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की हमारी पूरी चर्चा इन 6 हिस्सों में बटी रहेगी। हम जरूरत से शुरू करेंगे, फिर इसकी नई सोच को समझेंगे, स्कूल और हायर एजुकेशन में हुए बदलावों को देखेंगे और हाँ, इसकी कमियों और चुनौतियों पर भी बात करेंगे। आखिर में मेंस एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट्स हैं, उन्हें भी रिवाइज करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर इस बड़े बदलाव की नींव क्या थी। मतलब वो कौन से कारण थे जिनकी वजह से भारत की पूरी शिक्षा व्यवस्था में एक इतने बड़े बदलाव की जरूरत आन पड़ी। देखिए, जो हमारी पिछली पॉलिसी थी 1986 वाली, वो उस जमाने के हिसाब से ठीक थी। लेकिन आज हम 21वीं शती में हैं, है ना? आज दुनिया को चाहिए क्रिएटिविटी, क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। और पुरानी पॉलिसी इन सब मामलों में कहीं ना कहीं पिछड़ रही थी। वो एक तरह से कह सकते हैं कि एक असेंबली लाइन मॉडल पर चल रही थी, जहां बस एकेडमिक ज्ञान पर जोर था, बच्चों को जानकारी रटाने पर फोकस था, उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं था, जो आज की ग्लोबल इकोनॉमी के लिए सबसे जरूरी है। और ये बात भी काफी दिलचस्प है कि आजाद भारत के इतिहास में ये सिर्फ तीसरी शिक्षा नीति है। सोचिए, 3 दशकों से भी ज्यादा का लंबा गैप। पहली पॉलिसी आई थी 1968 में, दूसरी 1986 में और अब ये तीसरी 2020 में। ये लंबा गैप अपने आप में बताता है कि एजुकेशन को लेकर हमारे नजरिए में एक बहुत बड़े बदलाव की कितनी सख्त जरूरत थी। तो चलिए अब इस नई पॉलिसी की फिलॉसफी को समझते हैं। मतलब इसके दिल में क्या है? ये सीखने सिखाने के पूरे प्रोसेस को आखिर कैसे एक नया शेप देने की कोशिश कर रही है? देखिए, इस पॉलिसी का जो सबसे बड़ा शिफ्ट है वो है नजरिए का। अब फोकस सिर्फ किताबी ज्ञान पर नहीं है, बल्कि बच्चे के संपूर्ण विकास यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट पर है। ये पॉलिसी मानती है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ दिमाग में जानकारी भरना नहीं होता, बल्कि बच्चे की जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है, उसकी फिजिकल, इमोशनल और मॉरल कैपेसिटी है, उसे भी निखारना है, ताकि वो एक बेहतर इंसान और एक जिम्मेदार नागरिक बन सके। ये जो सिद्धांत हैं जिन्हें के कस्तूरीरंगन कमेटी ने सुझाया था, ये असल में इस पूरी पॉलिसी की आत्मा है। जैसे एक सिद्धांत है फ्लेक्सिबिलिटी। इसका मतलब है कि अब साइंस और आर्ट्स के बीच कोई मोटी दीवार नहीं होगी। कोई बच्चा चाहे तो फिजिक्स के साथ म्यूजिक भी पढ़ सकता है। इसी तरह एक और बहुत जरूरी सिद्धांत है एम्फेसिस ऑन क्रिटिकल थिंकिंग। मतलब अब रट्टा मारने की जगह क्यों और कैसे जैसे सवाल पूछने पर जोर दिया जाएगा। अच्छा, अब आते हैं उस बदलाव पर जिसकी शायद सबसे ज्यादा चर्चा हुई है, और वो है स्कूली शिक्षा के पुराने 10+2 सिस्टम का खात्मा। तो जो सबसे बड़ा और फंडामेंटल चेंज है वो यही है। 10+2 सिस्टम अब खत्म और उसकी जगह आ गया है 5+3+3+4 सिस्टम। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अब 3 साल की उम्र से ही, मतलब अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को फॉर्मल स्कूलिंग का हिस्सा बना दिया गया है। पहले सरकार 12 साल की स्कूली शिक्षा देखती थी, अब वो बच्चे की 15 साल की एजुकेशनल जर्नी पर नजर रखेगी। तो ये 5+3+3+4 है क्या? चलिए इसे समझते हैं। पहला 5 है फाउंडेशनल स्टेज। इसमें 3 साल का प्री स्कूल और क्लास 1 और 2 आएंगे। यहाँ पढ़ाई पूरी तरह से खेल खेल में होगी, कोई एग्जाम नहीं। फिर अगला 3 है प्रिपरेटरी स्टेज, यानी क्लास 3 से 5, जहाँ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर जोर होगा। उसके बाद का 3 है मिडिल स्टेज, क्लास 6 से 8, जहाँ एक्सपीरियंशियल लर्निंग शुरू होगी। और आखिर का 4 है सेकेंडरी स्टेज, यानी क्लास 9 से 12, जहां स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट्स गहराई से समझने और अपनी पसंद के हिसाब से चुनने की आज़ादी मिलेगी। और भी कई बड़े बदलाव हैं, जैसे अब आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स जैसी कोई सख्त स्ट्रीम नहीं होगी। कोई स्टूडेंट चाहे तो फिजिक्स के साथ हिस्ट्री पढ़ सकता है या केमिस्ट्री के साथ बेकिंग सीख सकता है। और हाँ, क्लास 6 से ही कोडिंग और वोकेशनल कोर्स जैसे कारपेंट्री, गार्डनिंग ये सब शुरू हो जाएंगे। आइडिया ये है कि स्टूडेंट सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रहें, बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ स्किल्स भी सीखें। तो ये तो हुई स्कूल की बात, लेकिन बदलाव सिर्फ यहीं तक नहीं रुके हैं। हायर एजुकेशन के पूरे स्ट्रक्चर में भी बहुत बड़े और दूर तक असर डालने वाले सुधारों की बात कही गई है। हायर एजुकेशन में एक बहुत ही क्रांतिकारी चीज लाई गई है, वो है मल्टीपल एंट्री और एग्जिट ऑप्शन के साथ फ्लेक्सिबल ग्रेजुएशन।
अब इसे आसान भाषा में समझिए। अगर कोई स्टूडेंट 1 साल बाद पढ़ाई छोड़ता है तो उसे सर्टिफिकेट मिलेगा, 2 साल बाद छोड़ता है तो डिप्लोमा, 3 साल में बैचलर डिग्री और 4 साल पूरे करने पर रिसर्च के साथ बैचलर डिग्री। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि अगर किसी को किसी भी वजह से बीच में पढ़ाई छोड़नी पड़े तो उसकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, वो बाद में आकर वहीं से अपनी पढ़ाई पूरी कर सकता है। इसके अलावा भी कई बड़े रिफॉर्म्स हैं, जैसे एमफिल को अब बंद कर दिया जाएगा, एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया जाएगा जो एक तरह का डिजिटल लॉकर होगा जहां स्टूडेंट्स के क्रेडिट्स जमा रहेंगे। दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज को भारत में अपने कैंपस खोलने की इजाजत होगी और मेडिकल और लीगल को छोड़कर बाकी सभी हायर एजुकेशन के लिए एक सिंगल रेगुलेटर होगा। मकसद साफ है, एक्सेस बढ़ाना, क्वालिटी सुधारना और भारत को एक ग्लोबल स्टडी हब बनाना। देखिए, कोई भी पॉलिसी कागज पर तो बहुत अच्छी लग सकती है ना? लेकिन उसकी असली परीक्षा होती है जमीन पर, जब उसे लागू किया जाता है। तो एक बैलेंस्ड एनालिसिस के लिए अब हमें इसकी जो संभावित कमियां हैं और जो चुनौतियां इसके रास्ते में आ सकती हैं, उन्हें भी बहुत गहराई से समझना होगा। और इसमें जो सबसे पहली और शायद सबसे पुरानी चुनौती है वो है फंडिंग की। इस पॉलिसी में ये लक्ष्य रखा गया है कि देश की कुल क्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी सकल घरेलू उत्पाद का 6% हिस्सा शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। अब दिलचस्प बात यह है कि ये टारगेट पिछली पॉलिसीज में भी था, लेकिन हम आज तक इसे पूरा नहीं कर पाए। अभी हम लगभग 3% ही खर्च कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस बार ये लक्ष्य हकीकत बन पाएगा? तो जाहिर है, इस पॉलिसी की कामयाबी पूरी तरह से इन जमीनी चुनौतियों से निपटने पर ही टिकी है। सोचिए, सबसे पहले तो लाखों टीचर्स को नए तरीकों से पढ़ाने के लिए ट्रेन करना होगा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है। फिर क्योंकि एजुकेशन एक समवर्ती सूची का विषय है, तो केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल बिठाना भी एक बड़ी चुनौती होगी। इसके अलावा देश के हर कोने में, खासकर गांव देहात में, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पहुंचाना और टाइम पर टीचर्स की भर्ती करना, ये सब बहुत बड़े हर्डल्स हैं। और इन सबसे ऊपर एक और चुनौती है, वो है समाज की सोच बदलना, जो आज भी नंबर और ग्रेड को ही कामयाबी का एकमात्र पैमाना मानती है। चलिए, अब इस पूरी बातचीत को समेटते हैं और उन खास पॉइंट्स और डेटा पर फोकस करते हैं जिन्हें मेंस के आंसर राइटिंग में सीधे इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए, मेंस में अच्छे नंबर लाने के लिए डेटा का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये 3 अहम टारगेट याद रखने हैं। पहला, शिक्षा पर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का 6% खर्च। दूसरा, 2035 तक हायर एजुकेशन में ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को 50% तक ले जाना। और तीसरा, 2030 तक सभी टीचर्स के लिए 4 साल के इंटीग्रेटेड बैचलर ऑफ एजुकेशन कोर्स को स्टैंडर्ड बनाना। ये आंकड़े आपके जवाब को बहुत मजबूती देंगे। तो अगर इस पूरी पॉलिसी को कुछ कीवर्ड्स में समेटना हो तो ये हैं वो बातें जो याद रखनी हैं। विजन क्या है? होलिस्टिक, फ्लेक्सिबल और मल्टी डिसिप्लिनरी लर्निंग। स्कूल स्ट्रक्चर क्या है? 10+2 की जगह 5+3+3+4। हायर एजुकेशन में क्या बड़ा बदलाव है? मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम। और सबसे बड़ी चुनौती क्या है? वो है फंडिंग और क्षमता निर्माण के जरिए इस पॉलिसी को जमीन पर उतारना। और आखिर में ये कोट सीधे पॉलिसी डॉक्यूमेंट से लिया गया है, जो इसकी पूरी सोच को बहुत अच्छे से बयान करता है। यह नीति एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की परिकल्पना करती है जो भारतीय लोकाचार में निहित है और जो भारत को एक समान और जीवंत ज्ञान समाज में बदलने में सीधे योगदान देती है। सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके इसे अपने आंसर के इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आखिर में एक सवाल जो मेंस के लिहाज से बहुत जरूरी है। सवाल ये है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक मील का पत्थर है, लेकिन इसकी सफलता प्रभावी कार्यान्वयन पर निर्भर है। इस कथन का समालोचनात्मक विश्लेषण करें। इस पर जरूर सोचिएगा कि कैसे इस शानदार विजन को जमीनी हकीकत में बदला जा सकता है। कल फिर मिलते हैं एक महत्वपूर्ण संपादकीय विश्लेषण के साथ। इसके लिए YouTube चैनल अनलॉक यूपीएससी को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।